नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं। आप हमें देखना शुरू करेंगे, वैसे ही आप हमें मैसेज करना भी शुरू कीजिए ताकि हमें पता लग सके कि आप हमें देख रहे हैं। उसके बाद हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। अभी धीरे धीरे जैसे ही दर्शक जुड़ेंगे हम अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे बड़े सितारे खा गए मीडियम बजट सिनेमा को। बड़े सितारों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मिड साइज फिल्म कंप्लीटली खत्म हो गए हैं। और ऐसा हमारा कहना नहीं है बल्कि इंडस्ट्री के ही दो बड़े निर्देशक कह रहे हैं। एक आपके सामने सुरेश त्रिवेणी है जिनका हाल ही में सूबेदार फिल्म आई है अनिल कपूर की। उनका बाकायदा ये स्टेटमेंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मिड साइज फिल्म हैज कंप्लीटली डाइड, सेज डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी, टॉक्स अबाउट विच मूवीज गेट थिएट्रिकल रिलीज। यानी अब फिल्मों को थिएटर तक पहुंचने में जो बाधा बन रहा है वो खुद बॉलीवुड और बड़े सितारे वाली फिल्में और बड़े सितारे ही उसके बहुत बड़े बाधक बन रहे हैं। इसके अलावा हम आपको एक और इंटरव्यू जो आज पब्लिश हुआ है, रवि जी ने मेरे साथ शेयर किया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है विशाल भारद्वाज साहब का, आप देख पा रहे हैं। विशाल भारद्वाज कह रहे हैं, गुड सिनेमा इज गोइंग थ्रू डीप स्ट्रगल, वी आर इन डिफिकल्ट फेज ऑफ फिल्म मेकिंग, सेज विशाल भारद्वाज। जो इतने समय से सिनेमा बना रहे हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, वो लोग खुद इस बात को अब रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो गुड सिनेमा है, जो मिड साइज फिल्में हैं, यानी जो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है सिनेमा ताकि अच्छी कहानियों को लाया जा सके, इसलिए नहीं कि किसी का स्टारडम हमें मेंटेन करना है। ऐसा क्या हुआ है जो बार बार अब इस तरह की बातें हो रही हैं? तो हम इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों स्लाइड्स में आपको दिखा चुका हूं और अब मैं रवि जी का स्वागत करता हूं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में जी। तो बस अब जो आपने ये मुझे दो आर्टिकल्स भेजे और आपने भी अपनी बात रखी, मैं चाहूंगा कि दर्शकों के बीच आप सबसे पहले वो पॉइंट्स रखें जो इस समय हमें उठाने की जरूरत है, जिस पर हमें बात करने की जरूरत है। हमने दो स्टेटमेंट तो पढ़ लिए, ये विशाल भारद्वाज भी कह रहे हैं, सुरेश त्रिवेणी भी कह रहे हैं, और किस तरह से ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है आज के समय में। दरअसल सुरेश त्रिवेणी का स्टेटमेंट कल आया था, तो मैं देखा था कि भाई बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कि मिड साइज फिल्में जो हैं वो घटती जा रही है, बॉक्स ऑफिस पर उनके लिए जगह नहीं बची है, तो मैं ठीक है। फिर आज विशाल भारद्वाज का भी स्टेटमेंट आया जी। उन्होंने भी यही कहा है कि अच्छा सिनेमा, तो नॉर्मली देखिए अच्छा सिनेमा जो है, अब वैसे तो बड़े बजट में भी बनता है, लेकिन बड़े बजट का सिनेमा पूरा स्टार वाला सिनेमा होता है, उसमें कंटेंट है कि नहीं है उसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती है। जैसे सलमान खान के दम पर जी, जैसे सलमान खान की फिल्में, जैसे सलमान खान की फिल्में, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो फिल्में हैं और जितनी ये बड़ी फिल्में बनने लगी हैं, मतलब पहले भी बनती थी, मगर इधर ये जो पिछले 10-15 साल में आया है, फिल्म का बजट 100 करोड़, 125 करोड़, 200 करोड़, 3, मतलब ये बातें होने लगी है। कंटेंट की तो बात ही नहीं हो रही। और ये जो सारी 100 करोड़ प्लस की फिल्में होती है, ये सब सो कॉल्ड स्टार्स की फिल्में होती हैं। सारा फोकस जो है इन पर चला जाता है। मीडिया में सारी चर्चा इस पर रहती है कि बड़ी फिल्में कौन सी आ रही है, अच्छी फिल्में कौन सी आ रही है, वो नहीं होता है, बड़ी फिल्में कौन सी आ रही हैं। और ये जो बड़ी बड़ी फिल्में करने वाले जो स्टार्स हैं, सो कॉल्ड स्टार्स, इन्होंने छोटी फिल्मों पर, या पहले जिस तरह से मीडियम बजट भी फिल्में करते थे, बहुत एक्सपेरिमेंट भी करते थे, वो सारे कुछ बंद कर दिए। होते होते ये हुआ है कि पूरा फोकस जो है बड़ी फिल्में, सलमान की कौन सी आ रही, शाहरुख की कौन सी आ रही है, अक्षय कौन सी फिल्म कर रहे हैं, मतलब यही सब। अच्छा, मिड बजट फिल्में क्या होती, दर्शकों को हम ये बता दें, जो छोटे बजट की, आप समझ लीजिए 15 करोड़ से 50 करोड़ तक की फिल्म, ये मिड बजट फिल्म है। क्योंकि फिल्म बनाना महंगा है, स्वाभाविक है। बहुत ज्यादा होता है, चलिए 70-80 करोड़ तक खींच जाती है, उसमें VFX है, एक्शन है, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स है, कुछ और चीजें हैं। मैं दर्शकों को एक आइडिया दे दूं कि 2 से 3 करोड़ रुपए तो सिर्फ फिल्म का प्रोडक्शन बजट होता है, जिसमें स्टार्स की फीस नहीं है, फिल्म बनाने का अपना जो खर्च होता है, जिसमें आपके इक्विपमेंट्स और क्रू आता है, वो ही अगर बहुत बचा कर चलें तो कम से कम 3 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो जाता है, बेसिक अगर हम बात करें तो इसलिए हम मीडियम बजट जो रवि जी कह रहे हैं 15 से 50 करोड़, वो ये वही है कि जहां थोड़े से नॉन फेसेस हैं, थोड़ा सा अच्छा आपने स्टार कास्ट लिया है, मतलब एटलीस्ट कुछ नॉन फेसेस हैं जिनको आप बिल्कुल पहचानते हैं, और साथ ही आप
ठीक ठाक लोकेशन ले रहे हैं, ठीक ठाक टेक्नीशियंस ले रहे हैं, बहुत हाई फाई नहीं ले रहे हैं, उसके बाद बहुत अच्छा, बहुत ग्रैंड आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद बजट इतना चला जाता है। बिल्कुल, मतलब अब ये मिड बजट, हाँ, अब इसमें देखिए एक आपने बात निकाली तो एग्जांपल दे दूं, क्योंकि आपने बताया कि मिड बजट, छोटा बजट, बड़े बजट की फिल्मों में क्या होता है, उसका खर्चा कैसे। आपको याद होगा अभी डॉन 3 की चर्चा खूब हुई, रणवीर सिंह ने वो फिल्म छोड़ दी, फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ वो फिल्म बना रहे थे। उन्होंने फिल्म छोड़ दी तो फरहान अख्तर ने बाकायदा प्रोड्यूसर्स का जो गिल्ड है उसमें केस किया, भाई प्री प्रोडक्शन में 40 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, वो दिलाओ। प्री प्रोडक्शन, अब हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं कि प्री प्रोडक्शन का मतलब यह है कि शूट शुरू नहीं हुआ, हाँ। यानी उससे पहले जो रिसर्च होती है, रेकी होती है, जो राइटिंग वर्क होता है, जो रीराइटिंग होती है, जो टीम हायर की जाती है, जो लोगों का टाइम ब्लॉक किया जाता है, जो लोगों को एडवांसेस दिए जाते हैं, ये उस तरह का पैसा होता है। यानी अभी कुछ भी मैदान में उतरा नहीं है, मैदान में उतरने से पहले 40 करोड़ खत्म हो गए। यानी आप ये सोचिए कि उससे कहीं कम में एक मीडियम बजट तो बनकर तैयार हो जाती, और एक तरफ प्री प्रोडक्शन है जिसमें 40 करोड़ लग रहा है। तो इतना फर्क, अब ये देखिए इतना बड़ा फर्क आ गया है फिल्म में। मतलब एक तरफ तो वो लोग हैं बॉलीवुड में इस वक्त, जैसे चाहे विशाल भारद्वाज ले लीजिए या त्रिवेणी साहब ले लीजिए, इनको आज की डेट में 40-50 करोड़ मिल जाए तो ये फिल्म बना देंगे, और इनसे कम में बनाने वाले भी, और अच्छा कंटेंट सिनेमा बनाएंगे। अभी पिछले दिनों जिस फिल्म को बाफ्टा में जो अवार्ड मिला, उसका नाम मैं अभी याद, मणिपुरी फिल्म थी जो वो, तो आप वो देखिए कि वो शायद वो 1 करोड़ 2 करोड़ की फिल्म होगी ज्यादा से, मतलब और भी कम होगी शायद, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन वो अपने कंटेंट के दम पे इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड लेके आ रही है, जीत के आ रही है। ऐसी फिल्मों के लिए ऑडियंस भी नहीं है, तो जिम्मेदारी जो है वो सबकी है दरअसल, बॉलीवुड से लेके, मीडिया से लेके, ऑडियंस से लेके, क्योंकि जब यही फिल्म आती है तो लोग देखने नहीं जाते हैं, और सारा फोकस जो है बड़े बजट के ऊपर है, बड़े स्टार्स के ऊपर है। ये बॉलीवुड की रीढ़ है दरअसल। आप देखिए ना, बड़े बजट की कितनी फिल्में चलती हैं, 2, 4, 5 फिल्में चलती, हर साल का वही रिकॉर्ड हो रहा है अभी तो। पहले ऐसा नहीं था, पहले मीडियम बजट की, छोटे बजट की भी फिल्में आती थी, चलती थी, खूब चर्चा होती थी। और एक बार तो हमें याद है भट्ट कैंप जो है एक समय इसी बात के लिए बहुत फेमस हो गया था कि ये छोटे से 2-3 करोड़ के सॉरी बजट में फिल्म बनाते हैं, 20-25 करोड़ की कमाई कर लेते थे, ये नॉन स्टार फेसेस लेते थे, नॉन स्टार लेते थे, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो बड़ा चेंज आया है सिनेमा में, ये सिनेमा को खत्म कर रहा है। बड़ी फिल्मों की जरूरत है, आप साल में 2 बनाइए, 4 बनाइए, 10 बनाइए, आप 50 बनाइए, बात वो नहीं है। लेकिन अब हो ये रहा है ना, जैसा विशाल भारद्वाज ने भी कहा, अब आपको प्रोड्यूसर नहीं मिलते हैं मीडियम बजट फिल्म बनाने के लिए भी, छोटी बजट के लिए भी, क्योंकि एक तो ये हो गया यार, इनके चलने के चांसेस बहुत रेयर हैं, मतलब नहीं के बराबर चलने जैसे चांसेस हो गए। दूसरा, एक और बड़ी वजह जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद ये हुआ था कि भाई चलिए ओटीटी जो है सिनेमा को एक टर्निंग पॉइंट देगा, जो लोग थिएटर्स के लिए फिल्में नहीं बना पाते हैं, यहां पर वो फिल्में आ पाएंगी। वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ओटीटी जो है वो भी उसी लाइन में लग गया। जो छोटे बजट की या मीडियम बजट की फिल्में हैं, शुरुआत में जरूर इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, धड़ल्ले से फिल्में खरीदी सीधे सीधे डायरेक्ट रिलीज की ओटीटी पे, पर फिर बाद में उन्होंने ये किया कि आप थिएटर में जाइए, थिएटर में जाके अपनी फिल्म क्या परफॉर्म कर दी उसके आधार पर हम प्राइस देंगे। अब किसी भी मीडियम बजट की या छोटे बजट की फिल्म को लेके थिएटर में जाना, एक उसका अलग खर्चा है, पब्लिसिटी और बाकी चीजों का, फिर वहां उसका परफॉर्मेंस देखकर उस पे तय होगा। तो अब ये वाला जो गणित बन गया है ओटीटी के आने से, जिसमें ये लगा था कि यार इससे सपोर्ट मिलेगा, वो उल्टा गया है, क्योंकि अब वो फिल्म ना थिएटर में चलेगी, ओटीटी भी आपको पैसा नहीं देगा, तो पैसे लगाने वाले पहले ही हाथ खींच लेते अपना कि भाई हम किसके लिए, और ओटीटीज ने अपनी मोनोपोली बना ली। अभी जैसे अमेजॉन जो प्राइम वीडियो है, सूबेदार आई है, वो सीधे अमेजॉन के लिए बनी है। अनिल कपूर ओटीटी के स्टार नहीं है, अनिल कपूर थिएटर्स के स्टार है। देखिए यहाँ पर एक और चीज हो रही है, अब जैसे मान लीजिए इतनी सारी विषमताओं के बावजूद कोई एक मीडियम बजट कोई सिनेमा बनाता है, ठीक है, चलिए
पैसा होता है तो लोग फिल्म बना लेते हैं, फिर असली फाइट शुरू होती है उस फिल्म को रिलीज कराने को लेकर। अब आप जब रिलीज कराने जाते हैं तो भी आपको पैसा खर्च करना है, अगर आपके पास बहुत बड़ा नाम स्टार नहीं है, आप बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं है, चलिए आपने वो भी पैसा खर्च करके पिक्चर रिलीज कर ली। अब जब थिएटर में आपकी भले पिक्चर अच्छी है लेकिन लोग देखने अगर नहीं आए, तो क्योंकि आपकी फिल्म के टिकट कम बिके हैं, इस आधार पर आपको ओटीटी भी कम पैसा देगा, क्योंकि ओटीटी इसी आधार पर आपका रेट तय करता है जब आपके पास लोग अपना टिकट का पैसा खर्च करके आते हैं, तब वो ये मानते हैं कि ये पिक्चर चलेगी। अब इसमें क्या होता है, कई बार ओटीटी की चांदी हो जाती है। कैसे? आपने एक अच्छी फिल्म बनाई, क्योंकि मीडियम बजट थी इसलिए आप उसे बहुत ज्यादा स्क्रीन में रिलीज नहीं कर पाए, उतना पैसा खर्च नहीं कर पाए, नतीजा ये हुआ कि फिल्म को दर्शक ज्यादा नहीं मिले। कंटेंट अच्छा था, दर्शक ज्यादा नहीं मिले। अब यही फिल्म सस्ते दाम पर ओटीटी ने खरीद ली कि भाई आपकी पिक्चर तो चली नहीं थिएटर में, तो हमको ज्यादा पैसा हम आपको देंगे नहीं। अब ये फिल्म जब ओटीटी पर आ गई तो क्योंकि कंटेंट अच्छा था और अब एक तरह से फ्री में ही अवेलेबल है दर्शक को, क्योंकि उनको तो एक ही बार पैसा देना होता है, तो पता चला दर्शकों ने उसको देखा और हो सकता है उस फिल्म की वजह से और दर्शक आ गए। तो हुआ क्या कि एक फिल्मकार जो अच्छी फिल्म बनाई, जिसने बाजार में नहीं बेच पाया, उसका मुनाफा किसने कमाया? ओटीटी ने। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत तरह से सुइसाइडल हो जाता है उनके लिए कि क्या करें वो बनाने के बाद। अब इसमें ऑडियंस का जो बिहेवियरल चेंज आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे कोरोना के बाद में। कोरोना के पहले तक ये था कि दोनों तरह की फिल्में चलती थी, मगर कोरोना के बाद से एकदम चेंज हुआ, क्योंकि ऑडियंस जो है उनके पास जो ओटीटी नाम की चीज आई, उसमें उनका एक माइंडसेट बन गया कि अब हर फिल्म ये तो आने ही वाली है, 8 हफ्ते बाद आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, 3 महीने, उनके दिमाग में सेट है। में तो बड़ी से बड़ी फिल्म आ जाती है। धुरंधर को देखिए, कोई खास टाइम नहीं लगा। धुरंधर को कोई खास टाइम नहीं लगा। हाँ, तो अब 8 हफ्ते में वो फिल्म आनी ही है, तो उनको पता है ये लार्ज स्केल पर नहीं बनी है, इसमें बहुत सारा वीएफएक्स ऐसा नहीं है या कुछ ऐसा एक्शन नहीं कि जिसको बड़े पर्दे पे ही एंजॉय करना, तो वो वेट करते हैं कि ठीक है चलो यहीं आएगी। अब वो वेट करते हैं तो इससे बड़ी फिल्म के लिए चांस बनता है कि बड़ी फिल्म आएगी तो पब्लिक देखने निकलेगी। हाँ, ये एक है। तो प्रोड्यूसर्स का, प्रोडक्शन हाउसेस का फोकस उधर होता है, यार फिर बड़ी फिल्म बनाओ, बड़ी फिल्म आएगी तो बड़े स्टार के साथ आएगी, बड़े स्टार के साथ आएगी तो टिकट के रेट बढ़ाए जाएंगे, जो हम अभी धुरंधर 2 में भी देख रहे हैं। तो ये हर चीज बढ़ रही, लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसी को नहीं हो रहा। वो जो 2, 3, 4 फिल्में चल जाती हैं बड़ी, उनके प्रोड्यूसर्स के पॉकेट जो भर जाते हैं। तो ऐसे में मैं ये देखता हूं कि वो प्रोड्यूसर भी फिर ऐसा नहीं करते कि चलो हमने इस इंडस्ट्री से, दर्शकों से कमाया है तो हमें सिनेमा की भलाई के लिए कुछ करना है या सिनेमा को बचाने के लिए कुछ करना है। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, मैं देख रहा हूं। यहाँ पर एक अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज होगी, उससे पहले 18 मार्च को उसका प्रीव्यू रखा गया है। प्रीव्यू की टिकट मुंबई अंधेरी में 2-2 हजार रुपए तक के बिके हैं। मैंने खुद 710 का टिकट लिया है और रिलीज से पहले एक आंकड़ा ये आया है कि 12 करोड़ रुपए तो ये फिल्म रिलीज से पहले कमा चुकी है। यानी एक मीडियम बजट फिल्म बन जाए इतना उसने अपनी रिलीज से पहले कमा लिया है, सिर्फ प्रीव्यू के हिसाब से। तो ये हाल है इस समय। अब आप ये मानकर चलिए यहाँ पर क्या एक नुकसान हो रहा है, जिस पर सुभाष घई ने भी एक बात ये कही थी और उस वक्त हमने उन पर उनके इंटरव्यू पे भी चर्चा की थी कि आपने सिनेमा देखने के एक्सपीरियंस को ऐसा बना दिया है कि जैसे कि किसी 5 स्टार होटल में जाना हो। यानी इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को, वो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि साल में 3 से 4 बार से ज्यादा वो देखें। 3-4 बार भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ लोग तो साल में 2 बार ही जाते हैं, 1 बार ही जाने वाले भी। तो हम इस एक्सपीरियंस को जितना महंगा बनाते जा रहे हैं, इस विधा को हम उतना ही काटते जा रहे हैं। कितना अच्छा हो कि जितनी फिल्में बन रही हैं उन सबको मौका मिले थिएटर में आने का, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर्स में आए। अच्छा, एक वो गणित तो अलग है ही कि 140 करोड़ के हमारे देश में सिर्फ 10,000 स्क्रीन्स हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा अन्याय है कि 140 करोड़ पे 10,000 स्क्रीन्स होना। आप अगर ये देखने जाएंगे रेशियो चाइना से, तो मतलब
बहुत कम है। चाइना में तो हमसे कई गुना ज्यादा थिएटर्स हैं, जबकि वो इतना सिनेमा बनाते भी नहीं है और विदेशी फिल्मों को भी बहुत लिमिटेड तरीके से दिखाते हैं। उसके बावजूद वहां पर ये रेशियो कहीं ज्यादा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं दर्शकों को जोर देके फिर से बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में अगर आपके पास पैसा है तो आप फिल्म बना सकते हैं, लेकिन रिलीज करवाना पैसे से भी टेढ़ी खीर हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा माफिया है। यहाँ पर कब्जे होते हैं कि सीधा बड़ा अगर फेस्टिवल आ रहा है तो बड़े स्टार की फिल्म, और बड़े स्टार की फिल्म से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी एग्जिबिटर्स जो होते हैं वो उतना पंगा नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप एक मीडियम बजट फिल्म बनाने वाले हैं तो आप तो 3 साल में एक बार पिक्चर बना रहे हैं, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। लेकिन जिस बड़े स्टार की कम से कम साल में 2 फिल्में आती हैं, हर साल एक फिल्म आती है, बड़ी फिल्म आती है, इस पर वो कमाई करते हैं, तो उनसे वो पंगा नहीं लेते हैं। शो लगाने का हाल ये होता है कि जो बड़े स्टार की फिल्में हैं सुबह 7 बजे से शो लगते हैं और रात के 10 बजे तक के लगते हैं। दिन में 15-15 शोज भी मैंने देखे हैं, 12 से 15 शोज बड़ी फिल्मों के। अब ये धुरंधर 2 आएगी तो देखिएगा कि मतलब धुरंधर 2 जब आएगी तो धुरंधर 2 ही चल रही होगी और कोई दूसरी फिल्म नहीं चल रही होगी। हालांकि इस पर भी लेके काफी बवाल होते हैं कि क्षेत्रीय सिनेमा को जगह मिलनी चाहिए, शोज मिलने चाहिए। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रैकेट जैसा काम करता है। बिल्कुल, जो चीज आप कह रहे हैं ना, इससे दोनों चीजें हुई है। एक तो जो आपने मल्टीप्लेक्स का जिक्र किया कि घई साहब की हमने बात की थी, उसमें एक और चीज हो रही, जैसे उन्होंने कहा था कि जो मल्टीप्लेक्स आए तो उन्होंने आम दर्शक को थिएटर से काट दिया। वो आदमी जो है ना, साधारण आदमी जो सड़क पर परिवार को लेकर निकलता है घूमने फिरने, वो उसकी चमक दमक देखकर थोड़ा सा हिचक जाता है। वो चीज हुई थी। अब ये जो बड़ी फिल्में आ रही है जो कि न केवल अपने कॉस्ट में महंगी हैं बनाने के, बल्कि टिकट्स में भी महंगी है, तो ये एक बार फिर से दर्शक को काटने का काम करती कि और एक और भी उसमें कोई लेयर होगी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। भाई जैसे आपने 700-750 रुपए का टिकट खरीदा, ठीक है, हम फिल्मों का रिव्यू करते हैं, हमारा काम है वो सब चीजें, और टिकट आप 2000 बोल रहे थे, आज में 3000 के ऊपर टिकट चला गया, ये भी मैं देख रहा था मुंबई में। अब सोचिए ये जो चीजें चल रही है, इतने महंगे टिकट हो रहे हैं, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीव्यू के, अभी जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होगी तो जो नॉर्मल टिकट्स हैं उनके भी रेट्स बढ़े हुए आएंगे। तो इससे हो क्या रहा है, ठीक है, देखने वाले, एक लॉजिक है कि भाई जिसको देखना है वो तो देखेगा ही। फिल्म अगर मजबूत होगी, कंटेंट बहुत अच्छा होगा, वो दर्शकों को एंटरटेन करेगा, तो दर्शक आएगा ही आएगा, वो किसी भी कीमत पर। वो एंटरटेन होना चाहता है, वो सिनेमा देखना चाहता है, पर सवाल यह है कि किस कीमत पर। क्या 4 फिल्मों की कीमत पर आप एक ही फिल्म दिखवाना चाहते हैं? वो दूसरा मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप धुरंधर उठा लीजिए या आप कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म उठा लीजिए, आप RRR, KGF, बाहुबली, कोई भी उठा लीजिए, ये 2000 रुपए ना किसी भी फिल्म को जस्टिफाई नहीं करते हैं। इस लेवल का मनोरंजन तो किसी सिनेमा ने नहीं दिया है, बाहुबली ने भी नहीं दिया है। मतलब वैसे तो इसको नहीं तोला जा सकता, आप मापेंगे कैसे, लेकिन जो 1 रुपए की वैल्यू और मिलने वाले एंटरटेनमेंट की वैल्यू है, मैं कहूँ अगर बहुत अच्छी कोई फिल्म है जिसको मतलब कि जिसको कहते हैं ना पर्दाफाड़ एंटरटेनमेंट है, तो आप भले 400 रुपए तक चले जाइए, वरना 150-200 के रेंज में अगर टिकट है तो वो ठीक है। मैं ये भी बात कर रहा हूं मुंबई जैसे महानगर में जहां पे चीजों के किराए बहुत ज्यादा हैं। अक्सर ये बहस होती है कि मुंबई में कोई चीज महंगी क्यों है, तो मुंबई में क्योंकि किराए ज्यादा हैं, जगह कम है। आमतौर पर जो फ्लैट का किराया होता है दूसरे शहरों में, यहाँ उतने में तो पता चला एक कमरा या उससे भी छोटी जगह आती है। तो चलिए आप मुंबई जैसे शहरों में 200 रुपए तक चले जाइए, लेकिन छोटे शहरों में तो ये 100 रुपए के आसपास टिकट होने चाहिए, तब एक कैपिंग अगर लगे इस तरह की। इनफैक्ट बैंगलोर के बारे में खबर आई हुई थी, मुझे नहीं पता बेंगलुरु का क्या हाल है, अगर कोई दर्शक जुड़े हो तो बताइएगा। वहां हो रहा था कि कर्नाटका सरकार ने एक कैपिंग वहां पे सिस्टम शुरू करने की बात कही थी कि हम कैपिंग सिस्टम करेंगे कि इससे महंगा आप टिकट नहीं बेच पाओ। मतलब आप बताइए ना, ऐसा उस फिल्म में क्या ही होगा जो 2000 रुपए वो वसूल कर पाएंगे। फॉरगेट अबाउट आपके लिए महंगा है या नहीं, एक 2000 रुपए की जो वैल्यू होती है, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि क्या 2000 रुपए की वैल्यू वो फिल्म दे पा रही है। नहीं दे पाएगी, कोई फिल्म नहीं दे पाई है। इतिहास में अभी तक हिंदुस्तान में से कोई फिल्म नहीं आई जो आपको 3 घंटे में 2000 रुपए का वसूल करा दे। कोई भी फिल्म, आप कोई भी उठा लीजिए। तो ये एक कैपिंग सिस्टम मुझे लगता है होना चाहिए। ये जो कैपिंग सिस्टम आप बोल रहे हैं, ये बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनकी फीस पर भी होना चाहिए। अब मैं इन्हीं मीडियम बजट की फिल्मों की बात करूं,
अगर 15 से 50 करोड़ के बजट की भी फिल्म बनती है तो उसमें आने वाला स्टार जो 50 करोड़ की फीस में से 20-25 करोड़ 30 करोड़ रुपए तो वही ले लेता है। सर्वाइवल का संकट तो इनके लिए भी है, सोचना इनको भी पड़ेगा भाई, ये उस लेयर में तो नहीं है, लेकिन ये इतनी मोटी फीस लेके फिल्म का 60-70% लेके उस फिल्म को महंगा बना देते हैं, इसका असर लेकिन यहाँ पे है। एक चीज और है जी, ये वाला रोना फराह खान ने और करण जौहर ने बड़ा रोया था, तो इनको बिगाड़ने वाले भी यही लोग हैं। नहीं बिल्कुल, वो तो है ही है, वो है ही। मतलब लेकिन मैं कह रहा कोई हूँ भी स्टार आप मना कर दीजिए ना, आपकी तो बॉडी है, हाँ, आपकी तो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, इम्पा है, प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, आप रख दीजिए कि भाई हम सिनेमा नहीं बनाएंगे, हमारा हीरो का रेट इतने से इतने के बीच रहेगा, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं। तो देखिए बेईमानी तो वहां से भी होती है, जो ले रहा है वो गलत है, तो जो दे रहा है वो उससे ज्यादा गलत है। हमने कितनी बार सुना कि शाहरुख खान को एक फिल्म से निकाल दिया क्योंकि फीस ज्यादा मांग रहे थे, हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो ये सुना कि फीस ज्यादा लेते हैं, पर ये नहीं सुना उनको फिल्म से निकाल दिया। तो अब जब आप किसी को बेवजह का सर पे रखोगे तो वो तो इतराएगा। मतलब आपने शाहरुख खान जैसे आदमी को तंबाकू गुटखे का ऐड करा करा के, न जाने कैसी कैसी फिल्में करा करा के आपने उस व्यक्ति को वहां पहुंचा दिया कि वो 5 साल बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि कब मैं आऊं, फिर से वापस आऊं। तो हमने बिगाड़ा है। इसमें मैं कहूंगा जो दे रहे हैं वो ज्यादा दोषी हैं ले रहे हैं पाले से, क्योंकि उनके पास ताकत है। हाँ, अब जैसे मतलब ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आयुष्मान खुराना है, राजकुमार राव है, विक्रांत मैसी, नो डाउट एक्टर अच्छे हैं, उस पर कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन आप कहें कि नहीं आपका स्टारडम भी उसी हाईएस्ट लेवल का है कि आपकी फिल्म लगेगी थिएटर में तो बोले कि भाई 10 करोड़ 20 करोड़ की ओपनिंग लेगी, ऐसा नहीं है। इन लोगों की फीस जो है 10-10 करोड़ रुपए के ऊपर जाती है, आप रिपोर्ट्स उठाकर देखिए तो, जबकि इनकी फिल्मों की ओपनिंग जब लगती है तो 1-2 करोड़ रुपए, इनकी लास्ट फिल्में देख लीजिए। तो ये जो चीज है ना, इन लोगों के भी सामने, हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है जो 3 घंटे में 2000 रुपए को वसूल करा सके। तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टार भी नहीं है जो 3 घंटे में 2000 रुपए को वसूल करा सके। एक रुपए की एक वैल्यू होती है ना, मतलब कल को आप बोलेंगे 10,000 रुपए का सिनेमा का टिकट है तो कौन जाएगा? नहीं। तो मतलब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना, वैल्यू वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। वैल्यू तो देखिए कंटेंट से भी आती कि आप क्या कंटेंट दे रहे हैं। हाँ, ये सही है कि भाई वो 2000 रुपए वाला नहीं है, आप किसी भी लेवल पे उसको ले जाएंगे, पर हाँ मिड बजट की जो फिल्में हैं उनको अब एक अलग तरह की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, क्योंकि क्या करते हैं ना ये लोग, इन्हीं स्टार्स को लेके, मिड लेवल के स्टार्स को लेके वैसी फिल्में बनाते जैसे ए लेवल वाले काम कर रहे हैं। उनको भी वही एक्शन, वही रोमांस, वही ड्रामा, उसके बाद में वही वायलेंस। अरे आप अलग बनाइए ना यार, आप क्यों उस लीग में जा रहे हैं? छोड़ दीजिए, कितनी कहानियां हैं इस देश में कहने के लिए, आप अलग तरह का सिनेमा बनाइए और इतना मजबूत बनाइए उसको कि लोग उसे देखने के लिए आए। पर होता यही है कि भाई क्योंकि वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं बड़े स्टार, हम भी वैसी ही फिल्में बनाएंगे। तो दर्शक कहता है जब मुझे ये चीजें जो आप दे रहे हैं, जब मुझे बड़े स्टार की फिल्में मिल रही तो आपकी फिल्म देखने क्यों आऊं? बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, हाँ, कि अगर बड़े बजट का स्टार जो सो कॉल्ड मेगा स्टार है वो हमें वही मसाला दे रहा है तो फिर हम आपके यहाँ से वो क्यों लेंगे? आप अपनी डिश थोड़ी अलग बनाओ ना, अलग बनाइए। हाँ, अच्छा, फिर अलग बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत ही अलग चले जाते हैं, फिर ये 80 जैसी फिल्म बनाते हैं, फिर इनको ढूंढ के लाना पड़ता है कि इधर आओ। मतलब ये समझते, वो पेंगुइन की तरह कहीं चले जाते हैं। तो ये एकदम से फिर एकदम अलग चले जाते हैं, फिर कहते हैं यार देखो हमने तो कंटेंट वाला सिनेमा बनाया था। बात सही है कि आपने कंटेंट बनाया था, लेकिन वो पब्लिक को कितना पकड़ पा रहा, आपकी कहानी जो है वो कितना उसकी नब्ज को पकड़ पा रही है, उसकी चिंताएं क्या है आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे। दर्शक ये थोड़ी कह रहा है कि मुझे सिर्फ A क्लास स्टार जो है या जो 200 करोड़ की बजट की फिल्म होगी उसी को देखने जाना है। आप कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी में जो एंटरटेनमेंट चाहिए वहां क्या मिसिंग है। आप क्यों मिडिल क्लास की कहानियां नहीं लेके आ पा रहे हैं? मिडिल क्लास के नाम पे आप जो है, फिर वही होता है कि मिडिल क्लास की कहानी भी बताएंगे, पर वो जो हीरो हीरोइन आएंगे वो एकदम जो A क्लास के लोग हैं उन्हीं के जैसे तैयार नजर आएंगे, उनका रहन सहन, उनका घर वैसे ही नजर आएगा अंदर से। तो ये जो चीजें, ये इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। बीच में तो
टीवी ने बड़ा एक आदत लोगों की खराब की थी कि पापा और बेटा ऐसे लगते थे बड़े भाई और छोटे भाई, माँ और बेटी बड़ी बहन और छोटी बहन। वो ग्लैमर के चक्कर में आप ट्रैक से इतना क्यों पता ही लगता था, रिलेट ही नहीं कर पा रहा, अच्छा ये मम्मी है पर ये तो बड़ी बहन लग रही है। तो मतलब ये मतलब कई बार कास्टिंग और कई बार जो एक पूरा सेटअप होता है वो ऐसा कर देते हैं। इस मामले में साउथ की फिल्मों की तारीफ करनी होगी क्योंकि वो लोग बहुत ही रॉनेस में बिलीव करते हैं। रॉनेस क्या मतलब, वो रिलेटेबल एक सेटअप बनाते हैं जहां से आप कनेक्ट कर जाते हैं, हाँ यार ये ऐसा ही होता है। भाई सिंपल एग्जांपल लें, पुष्पा की ही बात कर लें। पुष्पा जो पहली वाली फिल्म, अगर उस आदमी को उन्होंने दिखाया है कि ये एक गरीब मोहल्ले से उठ के आया है, तो उसके पैर में स्लीपर है, उसके कपड़े देख लीजिए, उसका अवतार देख, बाद में वो माफिया बन गया वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ अगर वैसा होगा ना, वो पहले ही सीन से एकदम लगभग चकाचक फर्स्ट क्लास एकदम दिखेगा, वो लगेगा ही नहीं कि उसकी कोई जर्नी दिख रही है आपको। जैसे वो अनुराग कश्यप ने बताया था ना सलमान खान के बारे में कि तेरे नाम के समय जब उन्हें बताया गया कि भाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो यूपी का लड़का है, तो उन्होंने कहा आप सलमान खान आप अपना चेस्ट वैक्स मत कराइए, क्योंकि सलमान चेस्ट और आर्म्स दोनों वैक्स कराते हैं। तो पता चला कि उन्होंने अनुराग कश्यप को टाटा बाय बाय कर दिया और उनकी जगह सतीश कौशिक को ले लिया। तो ऐसे तो हमारे हीरो हैं कि वो अपनी वैक्सिंग को लेकर इतना ज्यादा मतलब सेंसिटिव हैं कि उनको लगा कि यार मैं कैसा दिखूंगा। तो वही है ना कि कैरेक्टर के लिए जब आप त्याग नहीं करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है ना। कैरेक्टर के लिए आप त्याग करते हैं ना सिनेमा के लिए त्याग करते हैं, आपको चाहिए सब कुछ, फिर हाल यही होता है। क्योंकि बात इसलिए होती कि अगर ये इस चिंता को जो त्रिवेणी जी या भारद्वाज जी जो ये चिंता बता रहे हैं, तो इनको अपनी फिल्मों में इस चीज को उतारना पड़ेगा, उसको उसी तरह से जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि हम कम बजट में बना सकते हैं, हम अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। भाई विशाल भारद्वाज बना रहे हैं पर फिर वही अंडरवर्ल्ड, फिर वही माफिया, फिर वही मुंबई की कहानी, आप जो सारी चीजें चल रही वही दिखा रहे हैं। आप उन्हीं शाहिद कपूर के साथ आ रहे हैं जो मतलब ठीक है पहले आपने साथ में काम किया अलग है, लेकिन उस रोल में क्या वो जमे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। आप नए लोगों के साथ काम कीजिए ना, आपके पास एक अगर सर्टेन बजट है, आप उसमें अच्छी राइटिंग कीजिए, अच्छा सब्जेक्ट उठाइए। आप वही अंडरवर्ल्ड की सैकड़ों कहानियां बनी है, वही मुंबई के जो डॉन रहे हैं या जो उनके छोटे छोटे प्यादे रहे हैं उनकी कहानियां निकाल निकाल के बना रहे हैं, आप नया कुछ नहीं बना रहे हैं। तो ये इन लोगों को भी देखना होगा, बजट पे कंट्रोल करना होगा। और ये जो मिड लेवल के आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, इनको भी इस बात को समझना होगा कि भाई कहीं ना कहीं हमको सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है अभी आप एक दो फिल्में करके बड़े मतलब आप अपनी मोटी फीस लेके बना लेते हैं, उससे सिनेमा को कोई फायदा नहीं होता है। फ्लॉप फिल्में जा रही एक के बाद एक, तो याद आखिरकार वही रहती कि यार ये बड़ी फिल्म आई थी, इनकी फिल्में सब भूल जाते हैं। तो इनको सिनेमा को बचाने के लिए अब काम करना होगा, क्योंकि अगर ये मिड बजट का सिनेमा अगर नहीं बचेगा तो बॉलीवुड पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। देखिए सिनेमा को तो आजकल रियल एस्टेट बचा रहा है। सिनेमा का पैसा रियल एस्टेट में लग रहा है। मतलब पिछले दिनों खबर थी कि 90 करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी हैं अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में। तो फिल्मों से कमाया पैसा जब रियल एस्टेट में लगता है तो ये पता लग जाता है कि अब यहाँ पे कमाई नहीं है, इसीलिए फिल्मों में पैसा लग नहीं रहा। मतलब जो लोग कमा रहे हैं वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि फिल्में अब ऐसा सौदा नहीं रह गई जहाँ पे वो वसूल कर पाए। तो है, ये वाकई चिंताजनक है मुझे लगता है, क्योंकि ये रीढ़ है। ठीक है बड़े बजट की फिल्म अपनी जगह है, या जो एकदम छोटे बजट की फेस्टिवल्स में जाती हैं उनकी अपनी जगह, मिड बजट की फिल्में जो हैं ये आपको चाहिए। जैसे होता है ना क्रिकेट में एक मिडिल बॉर्डर आपको मजबूत चाहिए, ओपनिंग अच्छी मिल गई तब भी, ये मिडिल ऑर्डर है। अगर आपके पास इस बजट की अच्छी फिल्म नहीं है तो जब आखिरी में बजट, जब आप साल भर का रिजल्ट देखेंगे, अच्छा 3 बड़ी फिल्में चली बाकी सब फेल है, अब वो बाकी फेलियर जो है ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। और सही बात है जैसा विशाल भारद्वाज कह रहे हैं, फिर प्रोड्यूसर नहीं आएंगे, क्योंकि हर प्रोड्यूसर वो थोड़ी कि 200 करोड़ के बजट की फिल्म बनाने आएगा। कोई 20 करोड़ की भी बनाना चाहता है, कोई 10 की भी चाहता है, कोई 25-50 की भी चाहता है, पर उसके लिए सब्जेक्ट वैसा हो, उसके लिए मल्टीप्लेक्स भी तैयार हो। जो मल्टीप्लेक्स की बात आपने कही है वो बहुत सही है कि अगर इस तरह से टिकट बढ़ते रहेंगे तो फिर आदमी नहीं जा पाएगा देखने के लिए, एक और दूरी पैदा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है ये वाकई चिंता की बात है, इस पर इंडस्ट्री को सोचना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, और चाहे जो मिड बजट की फिल्मों में काम करने वाले वो स्टार हो जो अपने आप को या तो किस दिन
ए लीग में खड़े देखना चाहते हैं, अभी से सपना देखते हैं कि हम वहीं पर खड़े हैं, हम उनसे कम नहीं है। तो करना पड़ेगा, मिलजुल के करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाकई खतरनाक संकेत है ये। रवि जी, बहुत अच्छे से आपने इस पूरे मामले को समझाया। हम पिछले आधे घंटे से इस पर बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी अच्छे से जुड़े। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा काम है मुद्दों पर बात करना, लेकिन उसको आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। ये काम हम नहीं कर सकते, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं उसको आप शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताते रहें, सवाल पूछते रहें। आगे से हम फिर जुड़ेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। शुक्रिया उज्जवल जी। थैंक यू।